Hi students, how are you? Happy Shri Krishna Janmashtami, all of you. Understand? Then today explain about this same chapter, molecular basis of inheritance. अभी ये चैप्टर आपका गला छोड़ने वाला नहीं है. अंडरस्टैंड, दिस इज द लॉन्ग रिलेशन ऑफ द एनसीईआरटी. तभी तो पूरे इस यूनिट से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. 18 मार्क्स पूरी एक यूनिट, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था जेनेटिक कोड के बारे में. अंडरस्टैंड, जिसमें हमने ये देखा कि भाई जेनेटिक कोड की बेसिकली नीड कैसे हुई, क्यों हुई, आखिर जेनेटिक कोड साइंटिस्टों ने क्यों बनाया. अंडरस्टैंड, जिसमें कि अब जो भी जेनेटिक कोड का जो है फॉर्मेशन हुआ, तो इस जेनेटिक कोड में एक पॉइंट सिर्फ मिला आपको. वह पॉइंट था डीएनए चेंज टू डीएनए. एक पेरेंट डीएनए से टू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पेरेंट डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, डॉटर डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. डीएनए चेंज टू आरएनए, तो डीएनए भी चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए भी चेंज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अंडरस्टैंड. लेकिन जैसे ही आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर ये दोनों वैरी कर गए. दोनों में एक तरह से सीक्वेंस की वेरिएशन आ गई. अब सीक्वेंस की वेरिएशन आई, तो उस कंडीशन में साइंटिस्टों ने ये एनालाइज किया कि जो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आरएनए इज द polymer of nucleotide, then protein is the polymer of amino acid. तब तो उस तरह के अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए किसी न किसी कोडान की जरूरत पड़ेगी. अंडरस्टैंड. और जब ये कोडान उस पॉइंट को कोडेड करेंगे, तो कोडेड करने का इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट है वो किस पर है, मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट है. अंडरस्टैंड. तब जो है एक ट्रिपलेट कोडान के थ्रू पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोडेड किया गया. किसके थ्रू, 4 का पावर 3. अंडरस्टैंड. इस रूल को जिसको नाम रखा गया ट्रिपलेट रूल. अंडरस्टैंड. ट्रिपलेट रूल को एक्सेप्ट किया गया. अंडरस्टैंड. जिसमें 64 कोडान, और 64 कोडान में 3 कोडान ऑलरेडी इन पर कोई प्रोटीन या किसी अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका नाम रखा गया स्टॉप कोडान और टर्मिनेटर कोडान. अंडरस्टैंड. अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसके थ्रू ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है. ये कह रहा है कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. ये आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है. म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बाद हम ट्रांसफर आरएनए की बात करेंगे, जिसको एडाप्टर मॉलिक्यूल या क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना गया. तब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे. ट्रांसलेशन के बाद तब हमारा आएगा जीन एक्सप्रेशन लैक ओपेरॉन मॉडल. अंडरस्टैंड. तब आपका आएगा
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड लास्ट में जो टॉपिक होगा आपका इस लेसन का उसको कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद केवल 3 टॉपिक आपको और स्टडी करनी है, 3 या 4 टॉपिक। अंडरस्टैंड। जिसमें कि 2 टॉपिक तो आज ही हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे कि जिसमें म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर 2 तरह की कंडीशन थी म्यूटेशन की। अंडरस्टैंड। एक आपका था पॉइंट म्यूटेशन, 2 तरह की कंडीशन। फर्स्ट म्यूटेशन दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन and second that is known as frame shift mutation। दो तरह की कंडीशन। और इन दोनों जो है म्यूटेशन के बारे में ऑलरेडी हम चैप्टर 5 में इसका 50% हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। और 50% में ठीक उसी पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बताना है कि वास्तव में पॉइंट म्यूटेशन हो या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे मान लीजिए कि ये आपका AGTC, अंडरस्टैंड। इसमें किसी एक जो है नाइट्रोजनस बेस के अंदर, यदि मान लीजिए कि ये आपका नाइट्रोजनस बेस है और इसके प्लेस पर यदि कोई और नाइट्रोजनस बेस आ जाता है तो ये क्या कर जाएगा, डिलीट कर जाएगा और ये इंसर्ट होगा तो इसके सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाएगी। तो जहां पर किसी कोडान के पर्टिकुलर सीक्वेंस पर यदि चेंजिंग आती है तो उस तरह का म्यूटेशन हमारा कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। अंडरस्टैंड। और यदि इसमें पूरी शिफ्ट ही चेंज हो जाए, अंडरस्टैंड, कि ये आपका ATC है और ये पूरी शिफ्ट ही चेंज कर जाए, इस शिफ्ट के जो है प्लेस पे एक दूसरा जो है रिप्लेस हो जाए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अंडरस्टैंड। मतलब डीएनए के सीक्वेंस में यदि उसके किसी एक नाइट्रोजनस बेस पर या पूरे उसके शिफ्ट पर ट्रिपलेट जो कोडान है उसमें यदि इंसर्शन या डिलीशन होता है तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है म्यूटेशन। क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन के थ्रू क्या कंडीशन होती है, उसके सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाएगी, एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो जब किसी के सीक्वेंस में एबनॉर्मेलिटी आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब उसके मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टर भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जबकि ये भी आपको बताया था कि म्यूटेशन का होना जरूरी है। यदि म्यूटेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं हो पाएगा, तो हमारी डाइवर्सिटी नहीं बन पाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है म्यूटेशन की, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन। तो एक पॉइंट को हम लेकर के चलते हैं जिसमें कि उसी तरह से आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होगा। पॉइंट में किसी एक जो है कोडान का यहाँ पर एक्सचेंजिंग होगी और जबकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पूरी शिफ्ट ही चेंज हो जाती है। अंडरस्टैंड। तो उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसमें आपके एनसीईआरटी में जबकि इसका एग्जाम्पल जो दिया है वो आपका सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अंडरस्टैंड। इसका नाम दिया गया सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक पॉइंट म्यूटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन, सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है इसके अंदर कि अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जेनेटिक कोड, जिसमें अब ये कहा जाए कि ये फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड, इस फर्स्ट पॉइंट में राम हैज रेड कैट। देखिए
इसमें ट्रिपलेट कोडान, सब में ट्रिपलेट कोडान, अंडरस्टैंड। और ट्रिपलेट कोडान ही हमारा क्या करता है, अमीनो एसिड को कोडेड करने का काम करता है। तो राम हैज रेड कैट, क्या नाम है इसका, राम हैज रेड कैट, अंडरस्टैंड। तो अब सेकंड पोजीशन में क्या कंडीशन आती है कि राम हैज, ठीक है। अब यहां पे आ गया आपका आर की जगह पे एक बी आ गया, अंडरस्टैंड। तो अब ये आर ई डी सी ए पी, अंडरस्टैंड। तो अब यहां से जो है, अब ये आर के जगह पे क्या कंडीशन आ गई, ये बी की आ गई। तो आर को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, अंडरस्टैंड। और उसके ऊपर क्या हो गया, बी जो है प्लेस हो गया, अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट कंडीशन में जो कंडीशन आती है, देखिए इस लास्ट में क्या बनता है, अंडरस्टैंड। कि अब यहां से जो कंडीशन आ रही है कि अब यहां पे जो है थर्ड पोजीशन, राम हैज टी, तो यहां कंडीशन क्या हो जाएगा, आर, उसके बाद ई डी सी, और ये क्या हो जाएगा, एपी, अंडरस्टैंड। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये पोजीशन क्या हो गई, 2 पॉइंट आ गया यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन जो है फोर्थ वाली जो आने वाली है वो कैसी है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो होगा फोर्थ वाली कंडीशन, राम हैज इसकी जगह पे क्या आ गया, जी आ गया, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन क्या हो गई, अब आर ई डी सी ए पी, तो ये क्या कंडीशन हो गई, पूरी फ्रेम ही जो है यहाँ पर डिलीट कर गई, अंडरस्टैंड। पूरा एक फ्रेम ही डिलीट कर गया कि रेड की जगह पे, रेड तो ऑलरेडी है लेकिन इसकी जगह पे क्या हो गया, बिग आ गया, अंडरस्टैंड। तो राम हैज बिग रेड कैट, तो पूरे इसके सीक्वेंस में चेंजिंग आ गई, अंडरस्टैंड। और जब ये सीक्वेंस में चेंजिंग आ गई तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो सीक्वेंस में चेंजिंग आ गई, तो कौन कौन किस किस जो है कोडान पर जो है कौन कौन सा जो है कोडान आके प्लेस हुआ। आर की जगह पे जो है बी आया, ई की जगह पे आई आया, और डी की जगह पे जो है जी आ गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाएगी कि यहाँ पर जो है 1 बाय 1, एक के बाद एक कोडान आकर के जुड़ते गए, एक दूसरे को रिप्लेस कराते गए, अंडरस्टैंड, डिलीट होता गया। तो इस तरह की कंडीशन यदि होती है तो अब यहाँ पर जो होता है आपका म्यूटेशन को डिनोट करेगा, अंडरस्टैंड। तो पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये तो पूरी आपकी शिफ्ट ही चेंज हो गई कि इसके प्लेस पर जो है ये आ गया, अंडरस्टैंड। एक एक पॉइंट जो है यहाँ से क्या किया, आर को डिलीट किया तो बी आ गया, यहाँ पर जो है ई को डिलीट किया तो आई आ गया, यहाँ पर जो है जी को डिलीट किया तो ये आपका जो है डी को डिलीट किया तो ये जी आ गया आपका, अंडरस्टैंड। मतलब पूरी ये सीक्वेंस ही क्या कर गई आपकी, ये चेंज हो गई। तो इसको हम बोलेंगे कि ये न्यू सीक्वेंस बन गया, अंडरस्टैंड। डीएनए पर एक नई सीक्वेंस बन गई, और जहां पर एक ओरिजिनल सीक्वेंस से जब ये कोई फॉरेन सीक्वेंस आकर के ऐड होता है तो पूरे उसके सीक्वेंस में डिसबैलेंस, सीक्वेंस को डिसबैलेंस कर देता है। और जब सीक्वेंस को डिसबैलेंस करेगा तो उससे जो प्रोजनी का प्रोडक्शन होगा उसके मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल दोनों कैरेक्टर में चेंजिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन होती है आपके म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन के रीजन कई हो सकते हैं, जो आपको हमने लेसन 5 में जो एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं म्यूटेशन के, अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन, अंडरस्टैंड।
इंटरनल में तो ऑलरेडी आपने बिडल एंड टॉटम के थ्रू जो बताया गया, वन जीन वन एंजाइम, कि किसी न किसी जीन का कंट्रोल किसी न किसी एंजाइम्स के थ्रू होता है। दिस इज द लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस बिडल एंड टॉटम, अंडरस्टैंड, वन जीन वन एंजाइम, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन में पूरे आपके म्यूटेशन की, जिसमें हमने बताया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता कि केवल इस आर की जगह पर केवल ये बी आ जाता, तब भी यहाँ पर इसके सीक्वेंस में चेंजिंग हो जाती, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। किसी एक कोडान के प्लेस पे दूसरा जो है आकर के वहाँ रिप्रेजेंट हो गया, तो उस तरह की कंडीशन पॉइंट मतलब किसी पर्टिकुलर कोडान पे, और जहां पर पूरी शिफ्ट ही चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपकी म्यूटेशन की। नेक्स्ट कंडीशन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए और एडाप्टर मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड, ट्रांसफर आरएनए और एडाप्टर मॉलिक्यूल। आरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला गया ट्रांसफर आरएनए, और इसके नाम से पता चलता है कि किसी न किसी सब्सटेंस का ये ट्रांसफर करेगा, अंडरस्टैंड। इसके पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, अंडरस्टैंड। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, डीएनए से किसी इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाएगा, अंडरस्टैंड। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, कहां पर, जहां पर पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला है। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है राइबोसोमल आरएनए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है ट्रांसफर आरएनए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, अंडरस्टैंड, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ये आपका 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ये बना होता है। इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे आपका 70 to 90 अप्रोक्सीमेटली होंगे, अंडरस्टैंड। और ये आपका जो है सिंगल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन सुपर क्वाइलिंग होने के साथ साथ ये आपको लगेगा कि ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं कि यदि आरएनए आपका डबल स्टैंडर्ड का होगा तो क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्या ट्रांसलेशन की कंडीशन बनेगी, नहीं बनेगी। वहां पर जो है कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ट्रांसलेशन का होना, अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं, अंडरस्टैंड। इसको हम कहते हैं ये आपका एसिड सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एसिड, ये क्या होता है, एसिड में सॉल्युबल होता है, अंडरस्टैंड। 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर ये क्या है, सॉल्युबल है, अंडरस्टैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम देते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल, या इसको और नाम देते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, अंडरस्टैंड। क्लोवर लीफ मॉडल की भी बात करते हैं कि इसको कि एक ट्रांसफर आरएनए एक क्लोवर लीफ मॉडल के बेस पर ही इसको सिंप्लीफाइड तरीके से एनालाइज किया गया, अंडरस्टैंड। और उस तरह की कंडीशन, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, अंडरस्टैंड। तो ट्रांसफर आरएनए की कंडीशन क्या होती है, थोड़ा देखते हैं हम लोग।
ये ट्रांसफर आरएनए, और यहाँ पे जो होता है एक वेरिएबल ग्रुप होता है जो ऑलरेडी वेरी करता है। अंडरस्टैंड? ये आपका जो होता है 5 इंड होता है, 5 प्राइमर, और ये कंडीशन होती है आपका जो है 3 प्राइमर की, 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, और इसके बीच में जो होते हैं ये आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्या होंगे? ये नाइट्रोजनस बेस होंगे। अंडरस्टैंड? ये नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो इस तरह की पोजीशन जो होती है क्या होती है? इसका नाम देते हैं हम लूप। अंडरस्टैंड? और स्टेम, इसका नाम क्या देंगे हम? स्टेम। और ये कंडीशन होती है लूप की। अंडरस्टैंड? तो 5 इंड एंड 3 इंड, 5 इंड एंड 3 इंड, ये आपका 5 इंड जो होता है ये कैसा होता है? इस पर जो होता है प्रेजेंट होता है ग्वानिन। अंडरस्टैंड? और इस पे प्रेजेंट होता है आपका CCA, एक अमीनो एसिड होती है CCA। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा इसको बड़ा हम लिख देते हैं, ठीक है? CCA। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी जो है 3 प्राइमर है। अंडरस्टैंड? और ये आपका 3 इंड जो होता है, क्योंकि 1 2 3 4 और एक 5 होता है, मतलब 5 आर्म में 4 आर्म जो होती है एक्टिव होती है, जबकि 1 आर्म जो होती है वेरिएबल आर्म कहते हैं इसको। अंडरस्टैंड? इस कंडीशन में अब यहाँ पर ये देखें कि अब ये जो आपका 3 इंड जो फर्स्ट आर्म होती है, फर्स्ट आर्म, अंडरस्टैंड, ये आपका अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, अंडरस्टैंड, या एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के नाम से इसको हम जानते हैं, फर्स्ट आर्म। अंडरस्टैंड? अमीनो एसिड, कैसा अमीनो एसिड? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट इसको नाम देते हैं। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये तो आपका अमीनो एसिड, ये आपका फर्स्ट आर्म हो गई। अंडरस्टैंड? ये किस तरह की आर्म हो गई? ये फर्स्ट आर्म हो गई। अंडरस्टैंड? सेकेंड आर्म में कंडीशन क्या होती है कि ये सेकेंड आर्म को बोलते हैं TCC लूप। अंडरस्टैंड? या आर्म ऑब्लिक लूप। अंडरस्टैंड? TCC लूप। अंडरस्टैंड? क्योंकि जितने ये लूप बने हुए हैं, अंडरस्टैंड, ये आपके जो है एक मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस होता है। एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस होने के कारण इस तरह का लूप बनता है। अंडरस्टैंड? और इस लूप पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, एब्सेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पर जितने भी ये लूप आपको दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो जो आपका सेकेंड लूप होता है जिसको हम TCC लूप कहते हैं, अब आप कहेंगे कि सर ये थाइमीन जो होता है मैसेंजर अरे आरएनए में एब्सेंट होता है। बिल्कुल एब्सेंट होता है, सही बात है। अंडरस्टैंड? लेकिन अब यहाँ पर जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है, जो किसकी, यहाँ पर जो लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस। अंडरस्टैंड? और वो एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस जिसको कहते हैं, इसका नाम जो है साइटोसिन देंगे, इसका नाम थाइमिन देंगे, और साई की कंडीशन होता है सूडो यूरेसिल। क्या नाम होता है इसका? सूडो यूरेसिल। अंडरस्टैंड? इसी के प्रेजेंटेशन के बेस पर जो होता है क्या कर लिया? लूप का फॉर्मेशन कर लिया, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एब्सेंट है। अंडरस्टैंड? तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन attachment of large subunit of ribosome। अंडरस्टैंड?
राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट को ये जोड़ने का काम करता है। कौन? ये आपका सेकेंड आर्म, जिसको टी-साई लूप कह रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो ये लार्ज सब यूनिट, जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है, उसको ये अटैच करने का काम करता है ये सेकेंड लूप। इसको हम कहते हैं सेकेंड लूप। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है राइबोसोम है, मैसेंजर आरएनए, अरे मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है ये, और इस मैसेंजर आरएनए पर ये आपका स्मॉल जो है सब यूनिट है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या कंडीशन है? ये लार्ज सब यूनिट है, और इस लार्ज सब यूनिट पे ये कंडीशन होती है आपका इस तरह की पोजीशन। अंडरस्टैंड? तो ये आकर के अटैच करता है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? इसीलिए द मेन फंक्शन ऑफ टी-साई लूप इज द अटैचमेंट ऑफ द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अंडरस्टैंड? ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट को अटैच करने का काम करता है। कौन? ये आपका सेकेंड लूप। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं, एक वेरिएबल लूप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम देते हैं वेरिएबल लूप। अंडरस्टैंड? ये वेरिएबल लूप होता है जो ऑलरेडी क्या करता है? ये वेरी करता है। अंडरस्टैंड? तो अब आपका जो है इसका मतलब ये नेग्लिजिबल है, ये नॉन फंक्शनल है ये यार। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंडीशन जो आती है वो आपका आता है कौन? एंटीकोडॉन। इसका नाम, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लूप है यही है, और इसका नाम है एंटीकोडॉन लूप और आर्म। अंडरस्टैंड? ये लूप बन गया तो इसको लूप कहेंगे या उसको आर्म भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो एंटीकोडॉन लूप होता है। अंडरस्टैंड? अब ये एंटीकोडॉन लूप इसको क्यों कहते हैं? अंडरस्टैंड? जबकि ये भी जानते हैं कि डीएनए हो या आरएनए, इस तरह की कंडीशन जो होती है इसमें एक दूसरे के एंटी पैरेलल जो होता है स्टैंड होता है। अंडरस्टैंड? और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है, अमीनो एसिड आकर के अटैच करेगा, किस तरह की अमीनो एसिड बनेगी, वह इंफॉर्मेशन किसके पास प्रेजेंट है? मैसेंजर आरएनए के पास प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? तो अब ये मान लीजिए कि कोई ये मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए, और इस पर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या बने हैं भाई? ये आपके जो है कोडान बने हुए हैं। ये कोडान इस तरह की कोडान होती है। अंडरस्टैंड? और इस कोडान में आप ये देखते हैं कि जो आपका AUG, अब यहाँ पर हम रखे AUG। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से इस पर भी तमाम जो है कोडान पड़े होंगे। अंडरस्टैंड? तो इस पर सपोज करिए फॉर एग्जांपल के रूप में कि यहाँ पर AUG है, तो इसका एंटी पैरेलल जो है कोडान क्या होना चाहिए? ए की जगह जो है, अब ये कंडीशन जो होगी ये क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो एंटी पैरेलल कोडान होना चाहिए, ए की जगह क्या यहाँ होना चाहिए? यू होना चाहिए। ये आपका यहाँ क्या बनेगा? यू बनेगा। यू की जगह क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। जी की जगह क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होगी ये ऑलरेडी क्या करेगा? इसको तुरंत जो है इसके बेस पर ये तुरंत रीडिंग कर लेगा। अंडरस्टैंड? एंटी कोडान का मतलब कि अब इस मैसेंजर आरएनए पर किस तरह का कोडान है ये तुरंत इसको रीडिंग करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर भी जो लूप ये बना हुआ है तो यहाँ पर भी एबनॉर्मल जो है नाइट्रोजनस बेस पड़े हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस की एबनॉर्मलिटी है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो अब ये एबनॉर्मलिटी AUAC और AG इसके बेस पे बन रहा है, तो यही बताएगा कि किस तरह का अमीनो एसिड आकर के जुड़ेगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड? ये बताएगा इसके बेस पर। तो हम जानते हैं कि AUG जो होता है ये किसका जो है कोडान होता है? ये किसको कोडेट करता है? मेथियोनिन को कोडेट करता है, मेथियोनिन को कोडेट करेगा। अंडरस्टैंड? कौन? ये कोडान जो है, और इसी के एंटी पैरेलल क्या बनेगा? अब इसको रीडिंग करके अब ये बनाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसलिए कहते हैं इसको एंटी कोडान लूप। अंडरस्टैंड? जो फोर्थ पोजीशन आती है इसको हम डी लूप के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? इसको डी लूप के नाम से जानते हैं, और इस पे प्रेजेंट होता है
इस पे जो आपका प्रेजेंट होगा इस लूप को, जिसको हम डी लूप के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है अमीनो एसिल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? अमीनो एसिल डिहाइड्रोजिनेज। अंडरस्टैंड? और ये अमीनो एसिल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? दो काम करेगा। एक तो जो है इस जो है अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड? कि रिकॉग्नाइज मतलब ये पहचानने का काम करेगा कि किस तरह का अमीनो एसिड यहाँ पे आकर के 3' पे ऐड होगा। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन क्या होगी कि उस अमीनो एसिड को ये एक्टिव ही बनाएगा। अंडरस्टैंड? कौन? अमीनो एसिल डिहाइड्रोजिनेज। अंडरस्टैंड? तो अमीनो एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो है क्या कर रहा है कि एक तो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पर अमीनो एसिड जो इनएक्टिव रूप में पड़ी हुई है न्यूक्लियस के अंदर, उसको ये एक्टिव करने का भी काम करेगा। अंडरस्टैंड? एक और मेन पॉइंट आपको हम बता दें, उसको बराबर आप याद रखिएगा कि जो आपके बॉडी में जो इसेंशियल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है, जिसमें 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए 20 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? ये कोई जरूरी नहीं कि जो है एक ही ट्रांसफर आरएनए 20 टाइप्स के अमीनो एसिड को ट्रांसफर कराए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है तो 20 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए भी प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? तो जो आपका ये फोर्थ लूप है, ये कंडीशन क्या हो गई भाई? ये कंडीशन हो गई आपका थर्ड आर्म या थर्ड लूप। ये आपकी कंडीशन हो गई फोर्थ आर्म या फोर्थ लूप। अंडरस्टैंड? इसको डी लूप के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? और इस पे बाइंड कौन करता है? ये आकर के बाइंड करेगा अमीनो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और ये बाइंड करके क्या करेगा? अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको एक्टिव करेगा। एक्टिव करने के बाद तब ले आकर के जोड़ेगा कहाँ पर? इसके 3 एंड पर, जहां पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? फ्री है। अंडरस्टैंड? इसीलिए इसको एक्टिवेटेड या एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। याद रखिएगा कि 5 एंड पे जो होता है ग्वानोसिन होता है, और 3 एंड पे क्या होता है? एक्टिव अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के नाम से इसको जानते हैं। कि जो अमीनो एसिड आएगी जब ये आपका ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडान, जब ये मैसेंजर आरएनए पर पड़े हुए कोडान को रीडिंग करेगा, तो रीडिंग करने के बाद किस तरह की अमीनो एसिड को उठाई जाए, ये रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा? ये करेगा। और जब रिकॉग्नाइज करेगा तो इसको उठा करके ला करके यहाँ पर ऐड करेगा, तब जब आपका अमीनो एसिड एक दूसरे से क्या करेगी? जुड़ेगी। तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड दैट इज नोन एज प्रोटीन। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की कंडीशन। कि ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले, उसको एनालिसिस करने से पहले हमें ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। अंडरस्टैंड? एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं हम। ये आपका 5 एंड और ये क्या है? 3 एंड। 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, याद रखिएगा। अंडरस्टैंड? और उसके बाद जो है 3 ट्रिपलेट कोडान होते हैं CCA। अंडरस्टैंड? और ये जो है 3 एंड जो होता है आरएनए का क्या होता है कि इसको हम कहते हैं एक्टिव अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहाँ पर जो अमीनो एसिड जो एक्टिव होकर के बाइंड होती है वो कहाँ के बाइंड होगी? 3 एंड पे बाइंड होगी। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन होती है कि दूसरी आर्म जो होती है उसको टी-साई-सी लूप या टी-साई-सी आर्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? और टी-साई-सी आर्म का मतलब होता है थायमिन, साइटोसिन, और यहाँ पर जो आपका साई है इसको हम कहते हैं सूडो यूरेसिल। और सूडो यूरेसिल जो है प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बेस पेयर दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ लूप कंडीशन। अंडरस्टैंड? तो लूप में कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हैं? किसी भी लूप में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कोई पूछता क्यों नहीं होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग न होने का रीजन एक ही है कि यहाँ पर एबनॉर्मल बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं।
अंडरस्टैंड, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर क्या बनता है, लूप का फॉर्मेशन होता है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। अंडरस्टैंड। फंक्शन क्या होता है इस आर्म का, इस आर्म का फंक्शन होता है कि अटैचमेंट ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट को जो है अटैच करने का काम ये करेगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसको कहते हैं एंटीकोडॉन आर्म या एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप जो होता है क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए पर किस तरह का कोडान पड़ा हुआ है उसको रीडिंग करने का काम करता है, और रीडिंग करके उसकी एंटी पैरेलल जो है ट्रिपलेट कोडान का फॉर्मेशन करेगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप या आर्म। तीसरी कंडीशन है डी लूप, जो लास्ट कंडीशन होती है, इस पर कौन आकर के साइड, इस पर कौन आके बाइंड करेगा, ये बाइंड करने का काम करेगा अमीनो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अंडरस्टैंड। और ये कौन कौन सा काम करेगा, ये दो फंक्शन इसके होते हैं, एक तो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा, और दूसरी कंडीशन होती है कि जो इनएक्टिव अमीनो एसिड पड़ी हुई है उसको तुरंत एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करके लेके 3 एंड पे क्या करेगा, इसको बाइंड करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है, इसको कहते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल या क्लोवर लीफ मॉडल। अंडरस्टैंड। और इसमें इनिशिएशन पॉइंट क्या होता है भाई, स्टार्ट कोडान ही आपका इनिशिएशन पॉइंट है। अंडरस्टैंड। और इस इनिशिएशन पॉइंट के थ्रू जो होता है ये आपका एसिड एक्सेप्टर अमीनो एसिड जितने भी टाइप्स की कंडीशन होती है ये आकर के 3 इन 5 इन 3 इन 1 2 3 और 4। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन, अब इसको क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा। लेकिन सुपर कॉइलिंग होने के कारण क्या लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड लग रहा है, कि लेकिन डबल स्टैंडर्ड है नहीं। जहां पर एक आर्म दूसरे आर्म मतलब एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के पैरेलल रिप्रेजेंट होते हैं तो वहां पर इतने एक्टिव होते हैं कि वहां पर तुरंत बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टैंड। ए जो है टी के साथ, जी जो है सी के साथ, अंडरस्टैंड, ए जो है यू के साथ, जी जो है सी के साथ, इस तरह के बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉन्ड करके ये सुपर क्वाइलिंग होती है, और दिखने में लगता है कि डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड है। अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।